कल हम लोग कहाँ तक देखे थे, हम लोग गेट फंक्शन का फॉर्म निकालना और उसकी फिर भी देख लिया था, ठीक है, प्रूफ भी देख लिए थे और उसको कैसे करना है किसी भी गेट फंक्शन का वो भी देख लिया था। आज थोड़ा सा हम कन्वोल्यूशन बताना चाहते हैं। तो आज के बाद नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी कल या परसों, ठीक है, उसमें हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन में एनालॉग मॉड्यूलेशन स्टार्ट कर देंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से इतना जितना पढ़ा दिया है इतना एनफ का नोट्स में है ही, और जहाँ पे जितनी जरूरत पड़ती रहेगी वो बीच बीच में रेफर करते रहेंगे, जैसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, क्रॉस कोरिलेशन फंक्शन है। आज थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बाकी चीजें नोट्स में दी हैं, उसको देख सकते हो और जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको कवर करेंगे, क्योंकि फिर उसमें अगर बीच में चलते चले जाएंगे तो उसमें। तो ये बता दो, कन्वोल्यूशन में तुम लोग कुछ पढ़े क्या सिग्नल सिस्टम में? यस सर, अभी स्टार्ट हुआ है। क्या पढ़ा सर? कन्वोल्यूशन का मतलब फॉर्मूला जो था, इक्वेशन, वो देखी और फिर ग्राफिकल फॉर्मेट से कन्वोल्यूशन का निकालने का एक क्वेश्चन किए थे कल। तो ये देख लिया क्या कि एफ टी कन्वोल्यूशन जी टी ये कितना होता है? -∞ to ∞, f of tau, g of t minus tau, d tau। ठीक है, ये भी पता है ना कि एफ और जी दोनों इंटरचेंजेबल हैं, जी को भी पहले कर सकते हैं, कम्यूटेटिव है। ठीक है, कम्यूटेटिव, हाँ ठीक है। तो हमारा काम थोड़ा मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है। एफ ऑफ टी माइनस टाउ, ठीक है। अब अगर हम इसमें सपोज करो एफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ यू टी कर दें तो ये किया है क्या? नो सर। ठीक है, हम बता देते हैं ना, किसी की जरूरत पड़ती है, एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म की, उसमें इसकी जरूरत है, ठीक है। तो एफ टी कन्वोल्यूशन यू टी करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एफ टी को फर्स्ट फंक्शन मान के एफ टाउ मल्टीप्लाइड u of विद t minus tau, डी d टाउ। tau। वेरिएबल यहाँ पे टी नहीं है, टाउ है, टी एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है ना। यस सर। टी माइनस टाउ को ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? यूटी क्या होता है, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा यूटी प्लस टाउ। पहले यूटी प्लस टाउ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यूटी कैसे होता है, यूटी सिंपल ऐसा होगा, है ना, यूटी सिंपल ऐसा होगा। यूटी प्लस टाउ कैसा होगा, ये माइनस टी से स्टार्ट करके जाएगा, ये होगा, है ना। और यूटी माइनस टाउ कर रहे हैं मतलब किसी का रिवर्स बन जाएगा, किसी की इमेज, है ना, ये इधर हो जाएगा इधर, ठीक है। यस सर। फंक्शन कहाँ से, जब इससे हम इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये क्या है, ये यही है, ये वाला, है ना। जब इसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ इंटीग्रल में, तो ये कहाँ से कहाँ तक वैलिडिटी है इसकी, -∞ टू टी हो जाएगी, है ना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -∞ टू टी एफ टाउ डी टाउ, ठीक है। यस सर। ये बात ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं खुद से, मतलब किसी भी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी या टाउ, कोई विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, ठीक है। जो फंक्शन अगर सपोज करो टाउ का फंक्शन है एफ, जैसे यहाँ पे एफ टाउ लिखा है तो टाउ का फंक्शन है ना, उसको टाउ के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं कभी भी, तो व्हिच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एरिया अंडर द कर्व एफ टी कन्वोल्यूशन विद यू टी, ठीक है। ये हमेशा सिग्नल सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखना, ये इतनी बात ठीक है। मतलब यही हमने किया ना, अभी यही तो प्रूफ कर दिया ना कि एफ टी कन्वोल्यूशन यू टी क्या होता है, -∞ टू टी, और यहाँ पे टी
ये भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टी को सपोज करो टी पेन को टी भी हो सकता है ना, टी हमें मालूम नहीं है ना कितना है, टी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, टी कुछ भी हो सकता है, टी इज अ कांस्टेंट, टी की वैल्यू बहुत लार्ज भी हो सकती है। इन दैट केस इट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ टी डी टाउ टाउ डी टाउ, है ना। तो ये एग्जांपल है, बता रहे हैं कोई फंक्शन जो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू कन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी विद यू टी, ठीक है। यस सर। देखो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होती है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म की, सेम है। अब उसको टाउ लिखो या टी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो टी है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आती है, अभी हम देखेंगे, ये इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग एफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ यू टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी फूरियर ट्रांसफॉर्म की क्या कहती है कि एनी फंक्शन f1t और f2t, अगर कोई फंक्शन f3t ऐसा है विच इज इक्विवेलेंट टू f1t कन्वोल्यूशन f2t, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा f3 ओमेगा वो क्या होगा f1 ओमेगा मल्टीप्लाइड विद f2 ओमेगा, ठीक है। ये होती है उसकी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये हो गई कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इन टाइम डोमेन। सर ये प्रूफ कर सकते हैं अपन? हाँ प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। सर प्रूफ कैसे? करना है ना तुम लोग, इसलिए तो प्रूफ तुम लोगों को दे देते हैं, हम प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन तुम लोगों को दिया है ना इसलिए प्रूफ करना है। कुछ नहीं, केवल वेरिएबल्स लगाना है, वो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, और उसको करके देखना है और कुछ बात नहीं, ठीक है। और इसी तरह टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन, ये होती है टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन है। फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, अच्छा ये f3 हम इसलिए दिखा रहे हैं कि सपोज करो कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो कोई फंक्शन f3 आ रहा है ना, वो केवल समझने के लिए, वरना सीधे बुक्स में तो सीधे यही ऐसे कन्वर्जन देखने को मिला, ठीक है। तो f3 को केवल सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किया है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन f1 सर ये आपने ये कैपिटल सारे एफ ये सबके हाँ, ये इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म हाँ ये फूरियर ट्रांसफॉर्म है। f1 का इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल F1 है, f2 का कैपिटल F2 है, ठीक है, f3 का कैपिटल F3। कैपिटल में जब भी कभी f लिखे हैं तो हमेशा फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए केवल डिनोट करने का तरीका है। लाप्लास का भी होगा ना ऐसे ही? हाँ लाप्लास का भी होगा, वहाँ पे ओमेगा की जगह s लिखते हैं, ठीक है। और लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम है, बट लाप्लास में जो वेरिएबल होता है s, उसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, है ना। तो वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा मतलब क्या होता है, सिग्मा होता है तुम्हारा रियल एक्सिस, जे ओमेगा होता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब सिग्मा की वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो वो रियल एक्सिस पे आ जाता है, इमेजिनरी एक्सिस पे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेटेड ऑन जे ओमेगा एक्सिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। कहने का मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया शायद, कहने का मतलब s इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो जब भी तुम जे ओमेगा एक्सिस पे किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे ना तो वो हमेशा फूरियर ट्रांसफॉर्म देगा उसका, मतलब s की जगह जे ओमेगा रख दोगे तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देगा। और इसमें एक चीज और होती है कि वो फंक्शन जिनके आरओसी बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, है ना, वो शायद अभी टर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अच्छा ये टर्म इंक्लूड हुआ क्या, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, पीबो स्टेबिलिटी, यस सर ये पढ़े है ना। तो उसमें स्टेबल होने के लिए किसी भी फंक्शनलिटी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट मस्ट बी ये रियल एक्सिस इंक्लूड करना चाहिए ना, उसमें जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होना चाहिए, इंटीग्रेबल होने, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होने के लिए ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होती है। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मॉड ऑफ वॉइस आपकी वॉइस बहुत आ रही है। नॉइज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा एक मिनट,
अब ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये इसमें ना ये एक्सिस इंक्लूड करता है, ठीक है। वो जब जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो मे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये जे ओमेगा एक्सिस जब भी किसी के ट्रांसफर फंक्शन में स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, उसमें कॉजलिटी एक टर्म होता है ना। तो ये जो भी जे ओमेगा एक्सिस को उसके किसी भी फंक्शन की आरोसी अगर जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा सेम होगा, इंक्लूडेड सॉरी गिवन दैट आप एस को जे ओमेगा पुट कर दो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो टाइम डोमेन में डिफाइंड है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिफाइंड है, बट उसकी आरओसी जो है वो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रही है। इंक्लूड कर रही है मतलब इसके इधर भी डिफाइंड है, इधर भी डिफाइंड है, ठीक है। मतलब जे ओमेगा एक्सिस उसके आरओसी में आता है, ठीक है। आरओसी बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो एरिया जहां पे वो फंक्शन कन्वर्ज करता है, जहां पे वो इन्फिनिटी वैल्यू नहीं देता है, मतलब उसके हर पॉइंट को डिफाइन होता है, ठीक है। तो उस रीजन में उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देने पे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी मिल जाएगा और फूरियर ट्रांसफॉर्म भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करता है। ये बात तुम जब पढ़ोगे ना फर्दर सिग्नल सिस्टम तो ये क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए लाप्लास मतलब ट्रांसफॉर्म ना, सर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिराइव्ड। हाँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज अ बिगर सेट और फूरियर ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं कि उसका सबसेट है। सबसेट है, हाँ, ओके एक सर। तरह से, है ना। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होंगे जहाँ पे एस इज इक्वल टू जे ओमेगा रखने पे उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सीधे मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे नहीं भी मिलेगा, तो उसकी कंडीशन वही है। तो वो एक्चुअली वो पूरा सीक्वेंस है ना, इसीलिए पहले हम लोग एलटीआई सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसकी स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, फिर आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म, है ना। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, क्योंकि उसका एक सीक्वेंस है। ओके सर। सर आरओसी में यूनिट सर्कल बनाते हैं ना तो इंक्लूड करता है जब आरओसी बेटा यूनिट सर्किल वो जेट ट्रांसफॉर्म के लिए बनाते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, ठीक है। टाइम डोमेन और कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स के लिए सर्किल नहीं बनाते हैं, वो उसमें बार्स होते हैं। बार्स कैन बी इंफिनिटी एज, मतलब बार इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बार कहने का मतलब होता है उसकी फिक्स्ड रेक्टेंगुलर शेप होगा, उसकी फिक्स्ड लेंथ होगी, बट वो इंफिनिटी भी हो सकता है फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सब जगह डिफाइंड हो, है ना। यस सर। मतलब सर ऐसे आउस, हाँ कॉन्वोल्यूशन डिस्क्रीट सिस्टम का भी पढ़ते हैं। हाँ, डिस्क्रीट का भी कन्वोल्यूशन होता है। तो यही जो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे हम टाइम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल के लिए लगा रहे हैं ना, वही जेट ट्रांसफॉर्म में हो जाती है। तो अगर डिस्क्रीट सिग्नल्स का कन्वोल्यूशन ले रहे हैं तो उनके जेट ट्रांसफॉर्म में वो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी लगाने पर उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में या डिस्क्रीट डोमेन जेट डोमेन में उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उनके जेट ट्रांसफॉर्म्स का, ओके सर। है ना। हाँ, तो जैसे ये तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं ना, तो ऐसे इनका बार बन सकता है। सपोज करो ये कोई वैल्यू है सिग्मा 1 और ये कोई वैल्यू है सिग्मा 2, ठीक है। इनके बीच में ये आरओसी हो सकती है इंक्लूडिंग जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स की जो आरओसी होती है वो सर्किल नहीं होती, सर्किल होती है हमेशा किसकी? डिस्क्रीट सिग्नल्स की, हाँ, जहां पे जेड लेते हैं। तो और ये जेड डिफाइन होता है आर इज इक्वल टू ई टू द आर इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा, ठीक है। आर को 1 ले लेते हैं तो वही यूनिट सर्किल बन जाता है। तो ये सब अभी इतना डिटेल में मत जाओ क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। ये प्योर सिग्नल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, इतना डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। कुछ लोगों को शायद अच्छा लग रहा हो, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लग रहा होगा, इसलिए, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। और ये सिग्नल सिस्टम कम्युनिकेशन ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब एनालॉग ईडीसी, है ना। तो ये सब बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें जितना पढ़ते जाओगे उतना इंटरेस्ट जागेगा। तो हम क्या, हाँ, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये हो गई तुम्हारी। अब ये तुम्हारे फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे ये f1 हो और ये f2 हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितना हो जाएगा? 1/2 पाई f ओमेगा कन्वोल्यूशन h ओमेगा, ठीक है। इसको अगेन वही जो फॉर्मूला हम टी में लगाते थे वही फॉर्मूला ओमेगा के लिए लगा देंगे, कोई भी दो वेरिएबल मान सकते हैं। 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f, इसको हम चाहें तो u कर, इसको u कर देते हैं, कोई u वेरिएबल मान लेते हैं, इनटू ये क्या लिख दिया, ये f1 है और ये f2 है, तो कौन डिलीट करके लिख दिया।
ये F2 था, है ना, तो ये F1 U मल्टीप्लाइड विथ F2 W माइनस U D U, है ना। तो जो काम हम टाइम डोमेन में कर रहे थे वही काम हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन। ये मिल जाएगी हर जगह, ये सब प्रॉपर्टीज बुक में भी होंगी, नोट्स जो दिए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम कन्वोल्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, टाइम डोमेन में अगर कन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वोल्यूशन हो रहा है तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और इसका हम लोग यूज करते हैं कॉन्टिन्यूसली लॉ कम्युनिकेशन में, जब भी हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो ये यूज होती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज की। कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, और टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, अब एक सिग्नल था, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ऊपर, एक सिग्नल जो था हमारा ft, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा था, ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, माइनस इन्फिनिटी टू t ft dt। अगेन टाउ भी लिख सकते हैं, लेकिन t अगेन वो वेरिएबल ही है ना, तो t लिखो चाहे टाउ लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको निकालना था। ठीक है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको चाहिए था, और हमने ये डिराइव कर लिया है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग ft कन्वोल्यूशन ut। ठीक है, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता है कि अगर दो सिग्नल जिनका टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या लिखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। और ut का हमको पता ही है, ut का हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है। सर हो गया। कितना है? f of omega in bracket pi del omega plus 1 upon j omega, है ना, f ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ ut का कितना होता है, अगर नहीं याद है तो ध्यान रखो, हाफ प्लस हाफ सिग्नम t, है ना। हाफ का कितना हो जाएगा, 1 का कितना होता है, 2 पाई डेल ओमेगा। ठीक है, आदत डाल लो ऐसे डिराइव करने की, अगर क्योंकि अगर याद नहीं है तो करते करते याद हो जाए, इतना प्रैक्टिस करो, है ना। तो हाफ का कितना हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा पाई डेल ओमेगा, है ना। तो हाफ का आ गया पाई डेल ओमेगा, और हाफ सिग्नम टी का कितना होगा, सिग्नम टी का होता है 2 अपॉन जे ओमेगा, तो हाफ सिग्नम टी का कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा 1 अपॉन जे ओमेगा, है ना। तो इसका फंक्शन, इसका क्या आ जाएगा, एफ ओमेगा पाई डेल ओमेगा प्लस एफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा। ठीक है, और कोई भी फंक्शन एफ टी, एनी फंक्शन सपोज करो एफ टी डी टी लिखा हो या एफ टी डेल टी माइनस ए लिखा हो, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितना आता है ये एफ जीरो, इट इज इक्वल टू सेइंग एफ टी डेल टी, है ना, जहां पे डेल कैसा है, इंपल्स फंक्शन है ना। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सेइंग एफ ए डेल टी माइनस ए, है ना, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट पे डिफाइन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, f of 0 पाई टाइम्स एफ ऑफ जीरो डेल ओमेगा प्लस एफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा। ठीक है, तो दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी। ठीक है, ये हमने प्रूफ ही करा दिया एक तरह से। ठीक है ना, यस सर। जैसे कॉपी पे तुम्हें करना होगा या यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी करना होगा तो वो बताना पड़ेगा कि कौन सी मतलब प्रॉपर्टी अगर हम यूज करके कर रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी
कन्वोल्यूशन है, टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज किया है ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा एज वी नो फ्रॉम टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी दिस एंड दिस होल्ड्स, सो देयरफॉर यूजिंग इट। तो इस मतलब पूरा स्टेप जैसे करते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वैसे ही है ना। सर अगर इसको हम डायरेक्ट करते तो डबल इंटीग्रल आ जाती ना। क्या डायरेक्ट कर देते हैं? डायरेक्ट अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते, मतलब -∞ टू टी और एफ ऑफ टी डेल टी का। एफ ऑफ टी डेल टी का मतलब हम समझ नहीं पा रहे क्या कह रहे हैं। सर ये पूरा एक फंक्शन ऑफ टी है, अगर एफ टी इज अ फंक्शन ऑफ टी। मतलब अगर हम इसको पूरे जो इंटीग्रल है उसको जी ऑफ टी मान लें, तो फिर अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो फिर डबल इंटीग्रल को ऑपरेट करेगा ना, इसलिए इससे किए। क्या कह रही हो तुम? एक मिनट, ये कह रही हो क्या इसको हम जीटी कर दें? यस सर, अगर हम अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म वो कन्वेंशनल मेथड से निकालें। अब वो तो देखो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिलहाल हमारे पास ये हम क्यों निकाल रहे हैं, एफ के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको इनिशियल प्रीमाइसिस क्या है, इनिशियल जो जंक्शन वो ये है कि एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है, ये हमको मालूम है। ठीक है, क्योंकि वो मालूम होता है ना, तभी वो ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि अब इसके बाद अगला स्टेप ये है कि इसका निकालना है। और अगर वो इसका फंक्शन कोई ऐसा होता जीटी जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म पहले से हमको बहुत आसानी से मिल रहा होता, तो हम इसको पढ़ते ही क्यों? इसको पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, एफ ओमेगा होता है, तो इसका कितना होगा अगर हम इसका इंटीग्रल ले रहे हैं तो। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, वरना अगर इसकी वैल्यू ही कोई जीटी फंक्शन होती जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आसानी से हमें मिल रहा होता कि वो कैपिटल जी ओमेगा है, तो हम इसको पढ़ते ही क्यों? है ना, जरूरत नहीं पड़ती ना। तो इसको पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सीधे सीधे नहीं निकल रहा है, ये कोई ऐसा फंक्शन सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन रहा है। लेकिन हमको ये पहले से पता है कि एफ टी का फंक्शन एफ ओमेगा है, और हमको इसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए इन टर्म्स ऑफ एफ ओमेगा, है ना, इन टर्म्स ऑफ एफ ओमेगा चाहिए। तो वो कितना आता है, एफ ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई एफ जीरो डेल ओमेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं, है ना। एफ टी का देखो बहुत याद रखने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, अगर याद रखना चाहो तो। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जबरदस्ती मगअप करने की जरूरत नहीं है, उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लो कि वो ऑटोमेटिकली वो स्टोर हो जाए। प्रोसेस याद हो जाएगी तो रिजल्ट तो अपने आप याद हो जाएंगे, है ना, करते करते वो खुद ही याद हो जाता है। जैसे एफ टी का अगर एफ ओमेगा होता है, एफ डैश टी का कितना होता है, जे ओमेगा एफ ओमेगा होता है ना, ओमेगा है ना। अगर एफ को हम n टाइम्स कर दें तो डिफरेंशिएट जे ओमेगा n, जे ओमेगा टू द पावर जे ओमेगा की पावर n हो जाता है ना। तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करने पे क्या होता है, जे ओमेगा से एक बार मल्टीप्लिकेशन होता है ना। इंटीग्रेशन करने पे कितना होगा, देखो इंटीग्रेशन करने पे क्या हो रहा है, उसी जे ओमेगा से डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको आसान है थोड़ा सा वो करना, मेमोराइज करना। सिमिलरली जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी करते हैं ना, तो उसमें भी सेम चीज होती है। एफ डैश टी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एस एफ एस आता है, ठीक है, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एस अपॉन एस आता है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट टर्म्स भी आते हैं अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है तो, बट जनरली मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं। जब भी मैथ्स की बात कर रहे होते हैं, सिग्नल सिस्टम के लिए मैथ्स में क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशन जीरो मान लेते हैं अगर कुछ नहीं दिया होता तो, है ना। तो और उसी एस को अगर जे ओमेगा रख दोगे तो कुछ ऐसा ही टर्म आ रहा है। ये भी देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि एफ जीरो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। फंक्शन की वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफाइंड एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या है, ये डीसी वैल्यू है उसकी, फंक्शन की डीसी वैल्यू मल्टीप्लाइड विद पाई, ये उसकी डीसी वैल्यू दे रहा है ना। डीसी वैल्यू उस फंक्शन की मल्टीप्लाई विद पाई टाइम्स डीसी वैल्यू, तो ये कांस्टेंट ही है ना। ये हो सकता है जीरो भी होती हो किसी किसी कंडीशन में, है ना, अगर फंक्शन का स्पेक्ट्रम ऐसा है कि वो डीसी वैल्यू पे डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा है, मतलब इधर से इधर इतना डिफाइंड है, इधर से इतना, इस पूरे रीजन में डिफाइंड नहीं है, तो इसकी डीसी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। डीसी वैल्यू मतलब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू, है ना, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू जीरो क्या होता है, डीसी होता है ना। ओमेगा अगर ओमेगा की वैल्यू 1 2 3 4 है तो मतलब क्या हो गया कि उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की वैल्यू जीरो क्या डिनोट करती है कि डीसी वैल्यू कोई
अल्टरनेटिंग करंट नहीं है या ओमेगा 0 मतलब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, नो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सेम डीसी वैल्यू, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी आती है। तो अगर इसको एस इज इक्वल टू जी ओमेगा पुट कर देंगे तो सेम फॉर्मूला बनता है ना। गिवन दैट ये जो तुम्हारी इनिशियल वैल्यू है ये 0 है, इनिशियल वैल्यू या डीसी वैल्यू कुछ भी बोल लो, कांस्टेंट टर्म्स। इतनी बात ठीक हो गई? यस सर। ठीक है, तो इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं आया, है ना। अच्छा, जो टर्म ये सब हम बोल रहे हैं, अगर ये सब ऊपर से जा रहा है तो उसको केवल सुनते चला करो, है ना। वो धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। केवल जितना यहाँ पे हमने किया, जितना प्रूफ कराया मैथमेटिकली, उतना ही तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। ये और इसको हमने बताया, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी इंटीग्रेशन होगा तो जो ओमेगा वाला टर्म न्यूमरेटर में आएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में आएगा, और जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जे ओमेगा टर्म नीचे आ रहा है और डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे तो वो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ये इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और नहीं भी ध्यान रखना तो इतना ध्यान रख लो कि कभी भी इंटीग्रेशन होगा तो दैट इज इक्वल टू सेम कन्वोल्यूशन विद यूटी, और यूटी के साथ कन्वोल्यूशन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इतना केवल यही करना है, यही एक स्टेप है इसमें, ठीक है। एक मिनट हम जरा नोट्स देखें कहां तक हो गया, क्या बच्चा है। ये नोट से तुम लोग क्वेश्चन लगा रहे हो कि नहीं? पढ़ते जाना नोट्स। कोई चीज ऐसी तो है नहीं जो ना डिस्कस की हो, केवल एक यही चीज, इसको छोड़ते हैं तो ये तुम हटा सकते हो। इसको अभी फिलहाल के लिए जहां पे भी सीएन टर्म आएगा उसको तुम इग्नोर कर दो, ठीक है। वो जैसे ही तुम फ्यूरियर सीरीज पढ़ लोगे वो अपने आप समझ में आ जाएगा। बाकी ये भी डिस्कस हो गया, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी देख लेना, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये सारा डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी देखो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट फंक्शन है, तो इसको हम दो फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। एक ये गेट फंक्शन हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगेन अब ये टाइम डोमेन में सिग्नल फॉर्मेशन वाली प्रॉपर्टी है कि दो सिग्नल्स बन रहे हैं, कोई एक ऐसा सिग्नल बन रहा है जो दो सिग्नल के सम से मिलके बन रहा है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड है तुम्हारा, ठीक है। तो एक F1 ऐसा हो जाएगा, एक F2 ऐसा हो जाएगा। तो इनका ft इज समेशन ऑफ f1t प्लस f2t। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कैसा होगा, f ओमेगा का f1 ओमेगा प्लस f2 ओमेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और यही किया है इसमें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको ट्राई करो, नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हो, वरना ऐसा कुछ है नहीं, सोल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अरे मेरी ही नोट्स है तो मैंने ही किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया है। ये वाला भी शायद हमने डिस्कस कर ही लिया था, शिफ्टिंग वाला और स्केलिंग वाला। पहले कौन सा क्या करते हैं, पहले शिफ्टिंग करते हैं स्केलिंग करते हैं, ये भी क्लास में डिस्कस हो गया है। फ्रीक्वेंसी स्केलिंग भी हो गई है। तो अब केवल इसमें हमको लगता है केवल वो बचा है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ये भी डिस्कस हो गया कल, है ना। ये कल डिस्कस हो गया, ये ट्रायंगुलर फंक्शन का है। तो ट्रायंगुलर फंक्शन की जरूरत नहीं है, केवल उतना ही बहुत है। अगर किसी को करना होगा तो देख लेना ट्रायंगुलर फंक्शन में करते क्या है। ट्रायंगुलर फंक्शन को बनाते हैं गेट में कैसे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएट करने पे ये गेट फंक्शन में आता है पहले, फिर इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इम्पल्स में आएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो वरना यहीं से भी कर सकते हैं, सीधे गेट फंक्शन में आ गया। ये दो गेट फंक्शन बन गया, एक इधर एक इधर, है ना। अब इसको हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उसके साथ जे ओमेगा से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये इसमें किया हुआ है, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वो समझ में आने लगेगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ये इसको बोलते हैं गॉसियन पल्स। ft इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, ठीक है। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो आता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम आता है e टू द पावर माइनस पाई f स्क्वायर, अगर f के टर्म में ले रहे हैं तो,
ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका प्रूफ आता है, प्रूफ करने के लिए ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, क्योंकि सेम आता है इसलिए उसको प्रूव करके दिखाना पड़ता है कि सेम आता है ना। तो इसमें प्रूफ दिया हुआ है, ओमेगा के टर्म में दिया है, इसको लास्ट में तुम ओमेगा के टर्म में करके या तो शुरू से एफ के टर्म में कर लो या तो ओमेगा के टर्म में करके बाद में कन्वर्ट कर लो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, तो एफ ओमेगा कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी। बस वो इंटीग्रेशन है, उसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, अगर इधर एफ टी है इधर एफ ओमेगा है, अगर एफ टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, टू टी पाई, टू टी आ जाएगा, और ये यहाँ पे टी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, है ना। अगर ये नहीं, रुको हम इसको करके दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो ये तुम्हारा एफ टी है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि एफ टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एफ ओमेगा होगा। ठीक है, ये स्टेप है यहाँ पे पहला। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू पाई टी ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। ठीक है, इतना ही आएगा ये स्टेप। ठीक है, है ना। और जब भी हम इधर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उधर कितना होगा, जे ओमेगा एफ ओमेगा हो जाएगा। यस है ना, ये स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कुछ बच रहा है उसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस टू पाई आ रहा था ये वाला, ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यस ठीक है, और इधर क्या बचा, इधर बचा टी इंटू ई टू द पावर माइनस पाई एफ टी स्क्वायर। ये क्या है, यही तो एफ टी था ना। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, टी इंटू एफ टी वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। टी इंटू एफ टी वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लीकेशन बाई टाइम, है ना। एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन बाई टाइम, मल्टीप्लीकेशन बाई टाइम करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन बाई टाइम की क्या प्रॉपर्टी होती है, टी इंटू एफ टी का इक्विवेलेंट फूरियर ट्रांसफॉर्म जे डी एफ डी ओमेगा होता है ना। यस तो यहाँ पे इधर कितना आ जाएगा, जे डी एफ डी ओमेगा। कहने का मतलब ये जो है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म दो आ रहा है ना। एक तो ये आ गया, ये तो हम करके देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमको ये पता है कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, जे डी एफ डी ओमेगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, बाय प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों का फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम है, तो यानी दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो जे डी एफ डी ओमेगा शुड बी इक्वल टू जे पाई अपॉन माइनस टू पाई एफ ओमेगा। बस यहां से इसी को सॉल्व करना है, ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तुम्हारा डी एफ के टर्म में, एफ ओमेगा के टर्म में, है ना। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी है, तो बस इतना ही करना है। ये स्टेप क्लियर हुआ। एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखो हमारा फंक्शन क्या है, एफ टी। ठीक है, हम कर ही देते हैं, चलो हम साथ साथ कर लो, हम कर ही देते हैं। ठीक है, एफ टी हमारा क्या है, ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा आता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हम क्यों ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, सीधे ये वाला पाई टी स्क्वायर ई टू द पावर जे ओमेगा टी डी टी, ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इससे इंटीग्रल बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। निकालना आसान होता तो यहीं से निकाल के सीधे निकाल लेते, लेकिन इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ चलो देखो, अगर हमारा एफ टी ये था ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, और हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा है। क्यों एज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका सीधे इस फॉर्मूले से निकालने पे इंटीग्रल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, वॉइस जा रही है ना सबको। यस सर। हाँ, तो कभी बीच में क्लास ब्रेक हो जाए ना तो तुम लोग थोड़ा होल्ड किया करो 5-10 मिनट, क्योंकि कभी कभी फोन आ जाता है या कुछ ऐसा, तो हमारा मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, क्योंकि हमेशा नेट जो है वो दूसरे सिम से चल रहा होता है, कॉल दूसरे सिम पे आ जाती है तो नेट गायब हो जाता है, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। और वो एचओडी सर का था, वरना हम उठाते ही ना कॉल, है ना। चलो, तो हमने मान लिया इसको। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, एफ डैश टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, माइनस टू पाई ई टू द पावर माइनस पाई टी, टू पाई टी, है ना। पाई आ जाएगा माइनस और टू टी आ जाएगा, है ना।
एफ टी इधर आ जाएगा। और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन, टाइम डिफरेंशिएशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में फूरियर ट्रांसफॉर्म j ओमेगा f ओमेगा हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। तो t इंटू ई टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? ये कांस्टेंट है ना, इसको उधर भेज दिया, कितना आएगा? j ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस में f ओमेगा। ठीक, इतना भी ठीक है। अब अगेन Yes, sir. हमको पता है प्रॉपर्टी से कि एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर f ओमेगा है तो t इंटू एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? j df अपॉन डी ओमेगा। ठीक है, इसको भी कर सकते हो तुम, प्रूफ पता नहीं हमने कराया है कि नहीं कराया है, शायद कराया है शुरू की क्लास में। ठीक है, नहीं भी कराया तो इसको कर सकते हो। ठीक है, यही वाले फॉर्मूले में रख के इसमें देखो t कैसे आएगा, जब तक डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक आएगा ही नहीं t। ठीक है, तो t इंटू ई टू द पावर माइनस एफ टी स्क्वायर का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना आता है बाई प्रॉपर्टी? ये आता है j df अपॉन डी ओमेगा। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना आ रहा है ये। तो मतलब ये दोनों ही इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म है, इसका कहने का मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, है ना? एक फंक्शन के अलग अलग फूरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ी होते हैं, एक फंक्शन का एक ही फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। इसका मतलब दिस इंप्लॉइज दैट j df अपॉन डी ओमेगा शुड बी इक्वल टू माइनस j ओमेगा अपॉन 2 पाई f ओमेगा। ठीक है, यहां तक ठीक हो Yes, गया? sir. बस अब ये है कि इसमें कुछ है, कुछ बचा ही नहीं। अब तो ये वो बन गया ना, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सॉल्व कर लोगे इसे, df अपॉन डी ओमेगा प्लस ओमेगा अपॉन 2 पाई f ओमेगा इज इक्वल टू 0। कौन कौन सॉल्व कर पाएगा इसे? सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यस सर। लीनियर है, लेकिन उसमें साथ में देखो यहाँ से टी, अगर ये एक्स वाई होता तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, तो लीनियर में कौन सा लीनियर है ये तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करना, उसको रिवाइज भी कर लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज एक वो क्या बोलते हैं उसमें, एक प्रॉपर्टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वहां से। यस सर। हाँ, किसी का मैसेज आया था क्या? चलो, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, नाम हमें नहीं याद है उस मेथड का, क्या होता है इस मेथड का नाम, कुछ तो अब नाम हमें भी नहीं याद है क्योंकि बहुत दिन से डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम नहीं देखे हमने। इसको ये कर सकते हैं ना, df अपॉन f ओमेगा। ठीक है, और इसको उधर भेज सकते हैं माइनस ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई था तो 2 पाई इसको ऐसे ही रहने दो। सर वेरिएबल सेपरेबल। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्टली, वेरिएबल सेपरेबल है ना। तो Yes. f को इधर ले आए, ओमेगा को उधर भेज दिया। ठीक है, दोनों तरफ हम इंटीग्रल लगा देते हैं। ठीक है, कुछ कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर कितना मिलेगा? log ऑफ f ओमेगा। इधर क्या मिलेगा? माइनस 1/2 पाई, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय 2 प्लस के, है ना। अब इसको f, अब हमको चाहिए क्या, हमको f ओमेगा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे इसका, है ना, या एंटी लॉग लेंगे। तो इधर कितना आएगा f ओमेगा, इधर कितना मिलेगा e टू द पावर माइनस, e टू द पावर में पूरा चला जाएगा ना ये, e टू द पावर नीचे आ जाएगा 4 पाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं या कांस्टेंट सिंपल ही रहने दें, अगर इसको हम के ही रहने दें तो। ठीक है, और इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर के कांस्टेंट हम मान लें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टर्म तो क्लियर है ना, कांस्टेंट की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं या कांस्टेंट को कुछ भी k1 भी रख सकते हैं, बट वो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 भी एग्जिस्ट कर सकती है किसी पॉइंट पे, है ना। यस सर। इसमें तो किसी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कांस्टेंट अगर हम हटा रहे हैं तो।
ठीक है, तो ये एफ ओमेगा कितनी आ गई इसकी वैल्यू, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर को 2 पाई एफ, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो ये कितना बचेगा इधर, ई टू द पावर माइनस पाई एफ स्क्वायर। यस। ठीक है, फंक्शन क्या था हमारा, माइनस पाई टी स्क्वायर, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, माइनस पाई एफ स्क्वायर, एकदम सेम है ना, केवल टी को एफ से रिप्लेस करना है, इसलिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको बोलते हैं गॉसियन पल्स। यस सर। ठीक है, दोनों रिजल्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ई टू द पावर पाई टी स्क्वायर, इसमें क्या ई टू द पावर टी स्क्वायर है, ये पाई की वैल्यू कांस्टेंट है ना पाई, तो समटाइम्स टी स्क्वायर है ना, तो इसका रिजल्ट किसमें आ रहा था, ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो टी स्क्वायर इज कन्वर्टिंग इनटू ओमेगा स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही है ना, ये कांस्टेंट केवल चेंज हो रहा है। तो अगर उसको एफ में हम नहीं भी बदलते हैं तब भी हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑलमोस्ट सेम रहता है, केवल टी को ओमेगा से टी या टी को एफ से रिप्लेस कर देने पर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्म का मिल रहा है, मतलब वो फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा है कुछ। जैसे हम इंपल्स का देखते हैं तो कांस्टेंट बन जाता है, कांस्टेंट का देखते हैं तो इंपल्स फंक्शन आ जाता है, तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन कैसा है, सेम फंक्शन मिलता है, सेम फंक्शन मिलता है और वेरिएबल का स्क्वायर जैसे टी स्क्वायर मिलता है वैसे ही ओमेगा स्क्वायर या एफ स्क्वायर मिलता है, तो इसलिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट जनरली ये वाला फॉर्म ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि एकदम एग्जैक्ट टी की जगह एफ रख देने पर सेम फंक्शन मिल जाता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं या क्वेश्चंस में इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम ओमेगा मान के किए, तुम सीधे एफ मान के करोगे तो सीधे यही फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं लगी उसमें। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी तुम लोग क्या करना है, तुम लोग कल क्लास नहीं होगी जहां तक है, तो तुम्हारा ये होमवर्क ये रहेगा, तुम फंक्शन में सॉरी नोट्स में से कोरिलेशन पढ़ लेना। कोरिलेशन नोट्स में दिया है और ये कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ रैंडम सिग्नल मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है एनालॉग कम्युनिकेशन के, रैंडम सिग्नल या रैंडम प्रोसेस, तो वरना वहां पे वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो कोरिलेशन नोट्स में पढ़ लेना। कोरिलेशन दो रैंडम फंक्शंस का जब लेते हैं जैसे एक्स टी और वाई टी का, तो वो कोरिलेशन होता है। अगर सेम फंक्शन का लेते हैं एक्स टी का, एक्स टी के डिलेड वर्जन के साथ, एक्स टी माइनस टी वन के साथ, जिसको ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। सर ऊपर वाले को क्रॉस कोरिलेशन बोलेंगे। क्रॉस कोरिलेशन भी उसका एक्चुअली टाइम रिवर्स वर्जन होता है। सिंपल अभी कोरिलेशन नोट्स में देखना, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन खुद के साथ होता है, क्रॉस कोरिलेशन उसके टाइम रिवर्स वर्जन के साथ होता है। ठीक है, इसलिए हम क्रॉस वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, कोरिलेशन सिंपल बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख के समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला हम बता देते हैं, ये होता है एफ टी। अगर हम एफ टी का खुद के साथ कोरिलेशन ले रहे हैं तो एफ टी और एफ टी माइनस टी वन या कोई अल्फा बीटा कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, डी टी, ये उसका कोरिलेशन आता है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू मिलती है वो, अगर ये एफ टी तुम्हारा एनर्जी सिग्नल था तो इसका जो एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है, अगर इस वैल्यू का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लें, इस पूरी वैल्यू का, ठीक है, तो वो उसका ईएसडी आता है। ईएसडी वो बोलते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अगेन अगर एफ टी पावर सिग्नल था तो उसकी वैल्यू जो आती है वो पीएचडी आती है। तो ये कल हमने बताया था शायद कि जो भी तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है किसी सिग्नल एफ टी का, अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा आ रहा है तो मॉड ऑफ एफ ओमेगा स्क्वायर को ईएसडी बोलते हैं, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, अगर एफ टी कैसा था, एनर्जी सिग्नल था। ठीक है, अगर एफ टी कैसा था, पावर सिग्नल था, तो मॉड ऑफ एफ ओमेगा स्क्वायर को पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यूज करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, एफ टी की एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना एफ टी की एनर्जी निकालने के लिए। यस सर। यस सर। सेम चीज हम यूज कर सकते हैं थ्रू ईएसडी, एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी यूज करके। ठीक है, तो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
मॉड ऑफ एफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ठीक है। और इसी रिलेशन को बोलते हैं रेले एनर्जी थ्योरम या पार्सेवल्स एनर्जी रिलेशन, ठीक है। ये भी दिया होगा, और ये ओमेगा यहां से अगर हटा के इसको एफ के टर्म में लिखेंगे तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ, ये इसका एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ठीक है। और ये पावर सिग्नल के लिए जब लेते हैं तो वो वहां पे 1/T आ जाता है ना, 1/T वाला टर्म आ जाता है पावर निकालने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो जाती है। तो ये चीज नोट्स में दी हुई है, तो तुम्हारा होमवर्क यही है कि तुमको ये कोरिलेशन पढ़ना है वहां से, नोट्स से कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन, इसके साथ उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी टर्म होंगे वो तुमको पूरा देखना है, ठीक है। तो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्वेश्चंस चाहे तो नहीं भी लगाना तो एक बार चल जाएगा, तो थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी कुछ हमको बताना जरूरी हमको लगेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन की तरफ चलेंगे, एनालॉग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरफ। हाँ, ये आज का नोट्स बस आप भेज देंगे प्लीज। आज का नोट्स तो उसमें है ना, अब हमने इसको ऐसे इतना रैंडम लिखा है, कैसे भेजेंगे इसको बिना एडिट किए। ये देखो इसमें है क्या, इसमें ये बड़ा ही रैंडम लिखा हुआ है ना। नो सर वो ऊपर वो कन्वोल्यूशन इसमें है क्या, इसमें केवल यही तो था। खुद से करके देखना, नहीं तो ये नेक्स्ट क्लास में हम फिर से स्लाइड्स खोल देंगे। तुम्हें नोट करना हो तो नोट कर लो, हम खोल के रखते हैं। ये भेजने में थोड़ा अटपटा हो जाएगा क्योंकि बड़ा उल्टा सीधा लिखा हुआ है। यस सर, बस आप एक दो सेकंड दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ, तुम बताओ ना कहाँ पे कौन सा खोल के रखना है, तो बताओ, तुम स्क्रीनशॉट्स ले लो। यस सर। सर इससे नीचे थोड़ा सा। यस सर, और नीचे साथ में लिखते चला करो ना नोट्स कॉपी पेन लेके रफी लिखते चला करो, क्या करना है। यस सर, नेक्स्ट टाइम से लिख लेंगे। और ये सब नोट्स में है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा ये सब। यस सर, हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू। ये नेक्स्ट क्लास में ये देख लेना, उसमें प्रॉपर्टीज दी होंगी कोरिलेशन की, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की। कोरिलेशन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक पावर सिग्नल होगी, एक पावर सिग्नल होगा, एक एनर्जी सिग्नल होगा। बेस्ड ऑन दैट वो उसकी पीएचडी बनती है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। उस अगेन फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है। तो एनर्जी सिग्नल के लिए जो एनर्जी स्पेक्ट्रम या जो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, उसके एम्पलीट्यूड का मॉड का स्क्वायर जो होगा वो पीएचडी या ईएचडी बनता है ना। एनर्जी सिग्नल के लिए ईएचडी, पावर सिग्नल के लिए पीएचडी। तो पावर सिग्नल्स के कोरिलेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी सिग्नल के कोरिलेशन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज वो उसको देख लेना, उसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि फिर वो बड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें दिए हैं। तो जितने भी तुम्हारे ट्रायंगुलर फंक्शन या इस तरह के फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, कहाँ क्या, ये इस तरह के फंक्शन है ना, साइन स्क्वायर टी बाई टी, ठीक है। ये सैम्पलिंग स्क्वायर इसको बोलते हैं, सैम्पलिंग स्क्वायर टी। और ये फंक्शन होता है ट्रायंगुलर का फूरियर ट्रांसफॉर्म से आता है, ठीक है। तो इसको करने की जरूरत अभी नहीं है, अगर हमको जरूरत आगे समझ में आएगी कभी कम्युनिकेशन में तो उसको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना तक काफी है तुम्हारे लिए कि गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म सैम्पलिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करें, नेक्स्ट क्लास परसों होगी। तब तक तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तुम जितना पढ़ाया गया वापस से सब रिवाइज करो
और जो आज बोला है कोरिलेशन पढ़ने के लिए, नोट्स भेजी हुई है, नोट्स से पढ़ लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको थोड़ा थोड़ा, अगर किसी को डाउट होगा तो उसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अगर जरूरत समझ में आएगी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे कम्युनिकेशन में इंटर कर जाएंगे। यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट तुम्हारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम, अब क्योंकि ये पूरा सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड है तो इससे ज्यादा टाइम देंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा, क्योंकि हम लोगों का मेन सिलेबस कम्युनिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना हो, कुछ सजेशंस हो या कुछ पूछना हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, फिर क्लास यहीं पे स्टॉप करना है। नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।